हाय देरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। किसी भी मुल्क की तरक्की में सेहतमंद माशरा और सेहतमंद बच्चे बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। हमारे मुल्क में बच्चों की सेहत पर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे आज के शो के जो मेहमान हैं, उनकी अज़्म हिम्मत ने उन्हें कामयाबियों की बुलंदी तक पहुंचा दिया। उन्होंने अनथक मेहनत की, बच्चों की सेहत के लिए इस मुल्क में बहुत काम किया और कर भी रहे हैं। और उनकी मेहनत, उनकी काविशों के नतीजे में सन 2010 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा। हम बात कर रहे हैं डीन एंड हेड ऑफ चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक साहब की, जिनके साथ हम आज का पूरा दिन गुजारने वाले हैं। उनके घर के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आज जानेंगे कि उनकी शख्सियत कैसी है, वो अपना पूरा दिन किस तरीके से गुजारते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सुनाइए। प्लीज आपने अपने करियर का आगाज़ कब किया, कैसे किया? देखिए जी, मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ। उस वक्त तो ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज था, तो 87 में मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की। फिर वहीं पे मेयो हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में हाउस जॉब किया, वहीं पे एज ए रजिस्ट्रार काम किया। और वाइल वर्किंग देयर आई डिसाइडेड कि मैंने यूके जाना है। तो वहीं से फिर मैं इंग्लैंड चला गया, जहाँ पे पहले पार्ट 1 किया और फिर पार्ट 2 किया MRCP में। कैरियर के कॉन्टेक्स्ट में यूके में तकरीबन मैंने 5 साल गुजारे। जो पहला साल कह लें आप, तकरीबन 1.5 साल था, वो जनरल पीडियाट्रिक्स में था। अच्छा। और फिर बाद वाले जो 3 साल थे वो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में थे, जिस एंड दैट्स व्हाट आई एम टुडे एज वर्किंग एज ए पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट। तो जब मैं वापस आया हूँ तो पंजाब में कोई भी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था। तो आई वॉज द फर्स्ट पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट जिसने बच्चों के हार्ट प्रॉब्लम्स के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे ये सर्विस स्टार्ट की। तो आई ज्वाइंड, उस वक्त अभी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बना नहीं था। अच्छा। तो आई ज्वाइंड पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, और प्रोफेसर शहरियार अहमद शेख उस वक्त PIC के हेड होते थे। तो जो आप कह लें पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की बिगनिंग हुई वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हुई। फिर 98 में चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बन गया। तो देन आई यूज्ड टू वर्क एट बोथ प्लेसेस। तो मैं 3 दिन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में होता था, 3 दिन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में होता था। डॉक्टर साहब, हमेशा से डॉक्टर ही बनने की ख्वाहिश थी या कुछ और बनना चाहते थे ज़िंदगी में? मेरा ख्याल है कि हमेशा से डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी। मैं उसकी रीज़न आपको बता देता हूँ कि जब हम बहुत छोटे थे, मेरे फादर जो थे आज़ाद कश्मीर सर्विस में थे, वो ब्यूरोक्रेट थे। तो आप कह लें कि बहुत बचपन से ही जैसे आपके दिमाग में नहीं डाल दिया जाता कि आपने डॉक्टर बनना है। अच्छा। तो आप जब बड़े हो रहे होते हैं तो आपकी सोच में ही कुछ और नहीं आता। अच्छा। तो मतलब आप कह लें कि मैट्रिक किया, फिर FSC की, फिर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी हो गया मेरिट के ऊपर। उस ज़माने में तो आपको पता है पूरे पंजाब में 6 या 7 मेडिकल कॉलेजेस होते थे, और KE में एडमिशन सिर्फ उसी का होता था जो बोर्ड टॉप करके आते थे। तो मैंने भी आज़ाद कश्मीर बोर्ड टॉप किया था। तो कोई और चीज़ ज़हन में आई नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एन एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड एंड अकम्पलिश्ड पर्सन, और मुझे कोई लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं हुई कि मैं कोई और प्रोफेशन ले लेता। आप जब हम इवन फाइनल ईयर MBBS में थे या हाउस जॉब कर रहे थे, तो एटलीस्ट आप कह लें 2 डज़न ऑफ माई क्लास फेलोज़ थे। उस ज़माने में CSS का बड़ा लोगों को शौक था, तो मेरे कम अज़ कम 2 दर्जन क्लास फेलोज़ ने CSS किया जो डिफरेंट सर्विसेज में चले गए। लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई रिग्रेट नहीं है। आई थिंक आई डिड मेड द राइट डिसीजन, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने इज़्ज़त भी दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका एक रिलेशनशिप डेवलप होता है मरीज़ और डॉक्टर का, वो आई थिंक उसको कोई और मैच नहीं कर सकता, कोई और प्रोफेशन मैच नहीं कर सकता। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ से इंस्पायर होता है, किसी पर्सनालिटी से होता है। यकीनन आपको भी किसी शख्सियत ने बहुत मुतासिर किया होगा। देखिए, आप इसको ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। देखिए, अगर आप मुझसे एज ए ह्यूमन बीइंग पूछेंगे तो आई थिंक हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कोई और दुनिया का इंसान आपको मुतासर कर नहीं सकता, ठीक, उस लेवल पे मुतासर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो आई थिंक मैं उसको 2 एंगल्स से देखता हूँ। एक आपकी जनरली आपको किस बंदे ने बहुत मुतासर किया, और एक आपको प्रोफेशन में किसने ज़्यादा मुतासर किया। आई थिंक अगर आप जनरल बात करेंगे तो मैं आई एम येट टू सी ए पर्सन लाइक मोहम्मद अली जिन्ना
जिसने जो कुछ अचीव किया इन सच ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उस वक़्त में जिस वक़्त के कोई भी चीज़ मुसलमानों के लिए कंड्यूसिव नहीं थी, तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि उससे बड़ी पर्सनैलिटी पाकिस्तान ने पैदा की होगी। आई थिंक जिन्ना वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, जो आज जो कुछ भी हम सब हैं और जो कुछ इसमें, और मेरा ख्याल है कि पिछले 10 सालों में तो बहुत सारे मुसलमानों ने जो पूरे सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं ये एहसास कर लिया होगा कि जब जिन्ना ने ये कहा था कि मुसलमानों का अलहदा वतन होना चाहिए तो उनके बैकग्राउंड में क्या था, और जो चीज़ उन्होंने 6-7 सालों में कांग्रेस में रह के देखी, हम लोग पूरी ज़िंदगी गुजार के भी वो चीज़ ना देख सके। आज के दौर की अगर आप बात करेंगे तो नेल्सन मंडेला इज़ एन आइडियल पर्सन। तो मैं, अगर आप किसी की ज़िंदगी की जिद्दोजहद को देखना चाहते हैं, किसी की विजन को और परसियन को देखना चाहते हैं, और देखना चाहते हैं कि कोई इंसान जेन्युइनली लाइफ में कैसे कोई चीज़ सोचता है, उसके लिए एफर्ट करता है, कुर्बानी देता है और फिर हासिल करता है, तो आई थिंक उससे बड़ी शख्सियत कोई नहीं। डॉक्टर साहब, मुझे पता चला है कि आपने 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं, 70 से ज़्यादा दुनिया के जो ममालिक हैं उनमें आपने जाकर लेक्चर्स दिए। आप अपनी इतनी बड़ी अचीवमेंट के बारे में क्या आपके एहसासात हैं, आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, एकेडमिक कैरियर में ना मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अहम चीज़ है, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम उसको उस तरीके से रिकग्नाइज़ भी नहीं करते, और इसीलिए हमारी इंटरनेशनल आप कह लें फोरम पे रिकग्निशन नहीं है। अगर आप किसी भी एडवांस्ड मुल्क में जाएं तो लोग कहते हैं कि आइदर यू पब्लिश और यू पेरिश। तो इट्स वेरी सिंपल, कोई दुनिया में नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हैं जब तक आप लिखेंगे, और जब आप लिखते हैं तो आप यकीन करें कि अगर आप एक आर्टिकल लिखते हैं तो जितना आप उससे लर्न करते हैं उतना आप पूरी किताब पढ़ के लर्न नहीं कर सकते, क्योंकि लिखते हुए आपने उसको एक एक चीज़ को, उससे रिलेटेड चीज़ को पढ़ना है, फिर आपने उसको रिव्यू करना है, फिर जब रिव्यूअर आपको वापस भेजता है तो वो 10 और पॉइंट्स आपको बताता है कि ये इस तरह नहीं, इस तरह है, ये इस तरह नहीं, इस तरह है। तो ये जो पब्लिकेशन है, पर्टिकुलरली जो आपकी ओरिजिनल रिसर्च पब्लिकेशन है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग पॉइंट है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दैट इज़ दी ओनली वे आपकी रिकग्निशन होती है, आपके इदारे की रिकग्निशन होती है और आपके काम की रिकग्निशन होती है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे कि जैसे दौरे हाजिर के मुताबिक पेशेंट्स भी अपना फीडबैक डॉक्टर्स के बारे में ऑनलाइन बहुत जल्दी कहीं ना कहीं अपडेट कर देते हैं, और किसी भी डॉक्टर की हार्ड वर्क या उसकी जो भी है नज़रअंदाजी काम के हवाले से बात कर रही हूँ, वो फ़ौरन सबके सामने हाईलाइट हो जाती है। क्या माजी में डॉक्टर्स ज़्यादा मेहनत से काम करते थे, या आज के दौर में डॉक्टर्स को ज़्यादा मेहनत से काम करना पड़ा है, ज़्यादा विजिलेंट होकर काम करना पड़ा है, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छे तरीके से सामने आ रही है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, मैं आपके सवाल का जवाब भी देता हूँ और इसका मैं थोड़ा सा प्रीएम्बल भी दे देता हूँ। मेडिकल प्रोफेशन हिस्टोरिकली द ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइटेस्ट यूज्ड टू गो टू मेडिकल प्रोफेशन। अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी देख लें तो जो आपके लोग बोर्ड टॉप्स करते थे, जो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले लोग थे, और ये आज भी ट्रू है, ये पाकिस्तान में भी ट्रू है, ये यूरोप में भी ट्रू है, ये अमेरिका में भी ट्रू है। आज भी अगर आप किसी दुनिया के बेस्ट सेटअप में भी चले जाएं, नॉर्थ अमेरिका में भी, तो सबसे मुश्किल एंट्री मेडिकल प्रोफेशन और फिर लॉ में है। और उसकी रीज़न क्या है कि दे थिंक दैट दिस प्रोफेशन डिमांड्स कि आप का एक सर्टन IQ होना चाहिए, आपका एक सर्टन लेवल होना चाहिए। जहाँ तक आई थिंक एथिक्स का ताल्लुक है, तो आई थिंक प्रोफेशनल एथिक्स के बगैर तो आप प्रोफेशनल हो ही नहीं सकते। ठीक, अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं ये समझता हूँ कि जो एथिक्स हैं, अनफॉर्चुनेटली हम उन पे उस तरीके से आज एम्फेसिस नहीं दे रहे जो आज से पहले हम दिया करते थे, और अब आपके पास चॉइस नहीं रह गई। मैं तो, मेरे पास जब भी रेजिडेंट्स आते हैं हर साल, तो मैं अपने तमाम रेजिडेंट्स को एक इनागुरल लेक्चर देता हूँ, और वो लेक्चर सिर्फ एक चीज़ के ऊपर होता है, और वो मेडिकल एथिक्स के ऊपर होता है। तो व्हाट इज़ इट दैट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एज ए प्रोफेशनल। और आप एज ए प्रोफेशनल अभी भी देखिए, मेडिकल प्रोफेशन इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड डिग्निफाइड प्रोफेशन, लेकिन यू विल नॉट रिटेन दैट डिग्निटी, यू विल नॉट रिटेन दैट रिस्पेक्ट अगर आप एथिकल नहीं, अगर आप अपने पेशेंट्स को अपना उस दिल जमी के साथ और उस दर्द के साथ नहीं देखेंगे जिसके साथ एक डॉक्टर से तवक्को की जाती है। और जब हम पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है। आपको मरीज़ वो बात बता देता है जो वो अपनी बीवी को नहीं बताता, जो अपने खुदा के अलावा किसी और को नहीं बताता, क्योंकि वो समझता है कि आपका और उसका एक रिलेशनशिप है। और वो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं और अगर आपकी प्रोफेशनल ऑनेस्टी नहीं है, देखिए
आपने हिपोक्रेटिस का नाम सुना होगा जी। हिपोक्रेटिस ओथ की जब हम बात करते हैं, अब हिपोक्रेटिस जो है वो 377 से 420 BC बिफोर क्राइस्ट की हम बात करते हैं। उस वक्त उसने 8 पैराग्राफ्स लिखे और उसने कहा कि जो फिजिशियन है वो हीलर है, और जो फिजिशियन है उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो पहला उसका ज़िंदगी का प्रिंसिपल है वो डू नो हार्म, कि आप मरीज़ को नुकसान नहीं, अगर आपको नहीं पता तो आप कह दें मुझे नहीं पता, आप उसको किसी और को रेफर कर दें। अगर आपने, और इसी तरह से उसमें जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो तुमने ज़िंदगी में सीखा एज ए फिजिशियन, आपकी ये ड्यूटी है कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करके जाएं। लेकिन तब तो मेडिकल प्रोफेशन में इस तरीके से क्लासें नहीं होती थी ना, आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को खुद सिखा के जाते थे। तो जो सेकंड प्रिंसिपल था एथिक्स का, सो इफ यू आर अनएथिकल, अगर आप किसी को बताए बगैर दुनिया से चले गए जो आपने सीखा जिंदगी में, तो आपने पब्लिकेशन की बात की, तो व्हाट इज पब्लिकेशन? पब्लिकेशन इज व्हाट यू लर्नड इन लाइफ, व्हाट यू हैव सीन, जो आपने मरीजों से देखा, उनसे सीखा, आप उसको एक पीस ऑफ पेपर पे डाल लेंगे, पूरी दुनिया देख ले, पूरी दुनिया के लोग उसको पढ़ लें, और उसके बाद ऑब्वियसली वो अगर पढ़ते हैं और वो सोचते हैं कि आपने कोई बहुत अच्छा काम किया, तो दे रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। नाश्ता अपनी फैमिली के हमरा किया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक हो? बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। जी। मुझे बताइए कि डॉक्टर साहब आपके किस तरह के बेटे हैं, और जब ये छोटे थे तो किस तरह के बेटे थे? बड़ा अच्छा बेटा सी, छोटे होंदे ही अच्छा सी, छोटे होंदे ही समझदार सी बड़ा। दूजे भैन भरा जिसले कोई बुरा नहीं तो उन्होंने चुप करवा के बिठा देता सी। अच्छा। हाँ, कहता सी अम्मी नू नहीं तंग करीदा। इतनी शरारतें नहीं करते थे? नहीं, शरारत ज़हीन बहुत सी, शरारत करदा चुप करके कर लेंदा सी। आंटी जी, आप कोई भी ऐसा कोई वाकया सुनाना डॉक्टर साहब का जिसमें जो आपको हमेशा याद रह गया हो ना, इनकी शख्सियत के बारे में, कुछ किया हो, कोई शरारत की हो, कोई डांट पिटी हो, कोई मुश्किल हो गई हो, कोई मतलब कुछ तो याद ऐसा होगा ज़रूर आपको। नहीं, ऐसा इस तरह का नहीं काम ही कोई नहीं किया ना, ऐसा कोई काम ही नहीं किया ना कोई काम शरारत जी इस तरह की कोई होनी नहीं। अम्मी मैनू नहीं, बिल्कुल नहीं, मैनू जब तक बच्चे सताते ने कोई चीज़ बिल्कुल नहीं। अच्छा। जे जरा आखिर मैं तो मतलब फेस का मतलब सभी कुछ याद है। जे मैं जरा बताया ही नहीं। जे मैं जरा दब के बोलना आके मेरे मुंडे ना लाग के थे मेरे प्यार लाना पैना। नहीं अपनी कुछ नहीं किया, नहीं कुछ कराना। क्या बात है, क्या बहुत ही अच्छा, बात है, बहुत ही अच्छा। दूजे भैन भरा ने छोटे जी देर को शरारत उन्होंने कहता होंगे सी आराम ना पै अम्मी नूं सताई रहती है, तंग नहीं करीदा। कमर, आपकी डॉक्टर साहब से लव मैरिज या अरेंज्ड मैरिज? जी टोटली अरेंज मैरिज है। ये मेरे फर्स्ट कज़न है, और जब MRCP कर रहे थे तो अपनी बहन की शादी पे आए हुए थे। हमारे टोटल 2 दिनों के अंदर डिसाइड हुआ और निकाह हो गया। तो इसलिए जो मतलब खानदान में कोई धूम नहीं सुनी थी कि मतलब टॉपर है ये, मतलब कज़न मेरा और मेहनत करने तो वाला, पता था कि कज़न टॉपर है, लेकिन ये पता था कि इनके साथ मेरी शादी होगी। अरे ये नहीं अगर जब पूछा गया, बड़ों ने पूछा, मसूद से भी पूछा, मुझसे भी पूछा, लेकिन फैसला बड़ों का था। तो फौरन आपने हाँ कर दी? बिल्कुल। अरे अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ। कैसा रहा ये सफ़र? कैसे हस्बैंड है ये? अल्लाह का शुक्र है, 30 साल होने वाले हैं, बहुत अच्छा सफ़र जा रहा है। बड़े केयरिंग, रिस्पॉन्सिबल, अच्छे बाप, अच्छे हस्बैंड। ये नहीं कि मैं सामने कह रही हूँ, ये वाकई में, क्योंकि देखिए आपस में बात तो वैसे हो ही जाती है, कोई ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा तो हो ही जाता है, लेकिन हमारा बहुत कम उस तरह से नहीं कि, लेकिन इनको ये है कि इस चीज़ का एहसास भी है, कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बहुत बिजी हैं, लेकिन वीकेंड हमारा जो बच्चों के साथ सैटरडे को नहीं करते प्रैक्टिस, तो वो घर में टाइम होता है। संडे और सैटरडे जो है अपनी फैमिली के साथ टाइम होता है। नूर, मैंने दादी से भी आपके पूछ लिया, आपकी मम्मा से भी पूछ लिया, अब आप मुझे बताएं कि डॉक्टर साहब कैसे फादर हैं, और आपका रिलेशनशिप इनके साथ बचपन से लेके अब तक बेटी होने के नाते कैसा बॉन्ड रहा है? आई थिंक बॉन्ड
से मैं ये कह सकती हूँ कि आई एम हिज फेवरेट चाइल्ड। माशाल्लाह। वो मेरे चाचू हमेशा कहते हैं कि नूर मसूद के दिल की धड़कन है, तो मेरा और पापा का बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहा है। और पिछले 5 साल से मैं यहाँ हूँ अपनी मैं CMH मेडिकल कॉलेज से अपना कर रही थी मेडिसिन, तो मैं घर पे ही थी, तो हम काफ़ी क्लोज आ गए। फिर उसके बाद क्वारंटीन में भी वी यूज्ड टू वॉक टुगेदर इन द गार्डन एवरीथिंग, तो रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है। और फादर आई थिंक ये एक बहुत लंबा सवाल है, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे इतना कुछ लाइफ में सिखाया है और इतना कुछ, मतलब ही हैज़ बिन, आई नो दैट नो पर्सन इज़ परफेक्ट बट ही इज़ एज गुड एज इट गेट्स एज अ फादर फॉर श्योर, क्योंकि ही हैज़ टॉट मी डिसिप्लिन, ही हैज़ टॉट मी लॉयल्टी, ही हैज़ टॉट मी nationalism, he's taught me a lot of things जो सिर्फ बोलने की हद तक नहीं बल्कि करके दिखाने वाली एक्शंस के थ्रू उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा कुछ सिखाया है। और I really really respect him as a father and as a human being, और I think कि I've been very 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 lucky because I know most people are not. अच्छा, नूर से तो मैंने इतनी सारी तारीफ़ें सुन ली है, नूर ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई है अब्बू के बारे में। अब मुझे ये जानना है आपसे, एक तो ये बात भी नूर ने कर दी कि मतलब उस्मान से भी मुझे लगता है कि जैसे मुझे ज़्यादा ही अहमियत मिलती रही है सारी ज़िंदगी, है ना, थोड़ी सी जेलसी तो हो रही होगी ना, दिल में कुछ हो तो रहा होगा ना, उस बारे में मुझे बताओ जल्दी जल्दी से। नहीं, वो उसका अपना ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता कभी ऐसे कि ये था। मुझे तो लगता है मैं फेवरेट चाइल्ड हूँ पूरी फैमिली का। मुझे पूरी फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया, जिस तरह मुझे बाहर भी भेजा एजुकेशन के लिए। तो मैं तो कहूँगा कि मैं फेवरेट चाइल्ड हूँ, लेकिन अगर उसे लगता है तो अच्छी बात है कि सबको लग रहा है कि हम फेवरेट चाइल्ड हैं। हर बच्चे को लगता है कि वो फेवरेट चाइल्ड है, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। आपको लगता है कि आपने अपने फादर की ड्रीम्स को अचीव किया है, पूरा किया है और आगे भी करेंगे? मैंने अभी तक तो कोशिश की है, लेकिन अभी काफ़ी आगे रास्ता लंबा है अभी तो, क्योंकि मेरा स्टार्ट है, अभी मैं मास्टर्स में जा रहा हूँ। तो वैसे क्योंकि हमेशा मेरे फादर ने कहा था कि जिस तरह कि आपने मेरे से भी ऊपर जाना है, क्योंकि आगे हमेशा करियर मैंने मतलब सब कुछ क्योंकि जो मेरी आज तक ख्वाहिश थी उनने पूरी की, उनने मुझे बाहर भेजा, पढ़ाया, सब कुछ। तो आगे बस वो मेरे ऊपर है कि मैंने इसे कंटिन्यू रखना है और आगे बस अचीव करते जाना है और सक्सेसफुल होना है। घर से हम लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए। आपने ज़ाहिर है इतने दूसरे ममालिक में आपने ट्रैवल किया है, आप गए हुए हैं, लोगों से इतने कल्चर को आपने एक्सचेंज किया है, लोगों को आप पता चला, और कौन सी बात जो थी या कौन सा कल्चर था या कौन सा मुल्क था जो आपको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया आपको? आपने पूछा कि मैंने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को ट्रैवल किया, तो ये बात सच है, वाकई मैं कोई 50+ मुल्कों में दुनिया में जा चुका हूँ और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, मेजॉरिटी प्रोफेशनल रीज़न से, लेकिन अदरवाइज़ भी जाते रहे। तो आप कह लें कि 2-3 चीज़ों ने मुझे बहुत, 2-3 जगहों ने और चीज़ों ने मुझे बहुत, एक तो जो फार ईस्ट है ना, जहाँ आप जब जाते हैं ना, कोरिया में आप जाते हैं, आप जापान में जाते हैं, आप वियतनाम में जाते हैं, सिंगापुर में जाते हैं, उनकी जो ह्यूमिलिटी है ना, वो अनबिलीवेबल। इतने हम्बल लोग मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखे कि आपने कोई उनसे बात की है या पूछी है तो जिस अंदाज से वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे, जिस अंदाज से वो आपके हाथ बांध के आपसे बात करेंगे, और बड़े से बड़ा काम करने के बाद भी वो जिस तरह से हम्बल होंगे, मेरा नहीं ख्याल कोई और दुनिया की रेस इतनी हम्बल है। तो मुझे उनकी ह्यूमिलिटी बहुत पसंद है। अगर आप मुझसे दूसरी चीज़ पूछेंगे तो एक और चीज़ जिसको मैं हमेशा बहुत क्रिटिकली देखता हूँ और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि या अल्लाह हमारा मुल्क भी ऐसा हो जाए, वो सफाई है। वैसे तो हमारे मज़हब ने भी कहा है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। 2 मुल्क दुनिया में मैंने ऐसे देखे जिनकी सफाई अनबिलीवेबल, एक कोरिया, साउथ कोरिया, और दूसरा कनाडा। आप हमें ये बताइए कि एज कॉलीग, एज फ्रेंड, ये किस तरह के इंसान हैं और आपका इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल 1996 में ज्वाइन किया। उस बहुत हम इनिशियल स्टेज पे थे। मसूद सादक साहब ने ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल 1995 में ज्वाइन किया।
जब मैं यहाँ आया तो उस वक्त हमारा हॉस्पिटल बहुत इनिशियल स्टेज पे था, हम लोगों ने बहुत मिल के काम किया और ये एक लॉन्ग स्टोरी है चिल्ड्रन हॉस्पिटल की डेवलपमेंट की, जिसमें हमने आपस में बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट किया, एक दूसरे को सपोर्ट किया। हमारे डिपार्टमेंट जो है ना 96 के अंदर हमने इसका इमरजेंसी शुरू किया, फिर बाद में 97 में इंडोर शुरू हुआ, तो हम एक दूसरे के साथ बहुत कोलैबोरेशन से काम करते रहे। लेकिन मेरा इनके साथ ज़्यादा जो कोलैबोरेशन है वो 2013 से ज़्यादा दोबारा शुरू हुई, जब मैंने रहीम यार खान से प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी बीइंग ट्रांसफ़र होकर दोबारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल ज्वाइन किया। और 2018 में जब मैंने मेडिकल डायरेक्टर के तौर पे ज्वाइन किया तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, जिसमें इनकी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हासिल रही। बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने चीज़ें इनसे सीखी, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ सीखी वो ये सीखी कि एडमिनिस्ट्रेशन को और क्लिनिकल साइड को इकट्ठे लेके कैसे चलना है। ये एक अनथक आदमी है, मैं सोचता हूँ कि कभी थकते नहीं हैं कभी भी, हर वक्त मतलब कोई भी चीज़ हो इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। मोबाइल पे हूँ, टेलीफोन पे हूँ या वैसे हूँ, ये इमीडिएटली उसको परसीव करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो इनसे मैंने सीखा कि किस तरह क्लिनिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को इकट्ठे लेके चलना है। जो एक चीज़ इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पैशनेट किया वो ये था कि यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ का कंसेप्ट, ये बिल्कुल एक न्यू कंसेप्ट है और दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। ये इन्होंने इसको, ये इनका ब्रेन चाइल्ड है और इन्होंने प्रेजेंट किया, हमने सब ने मिल के एफर्ट की और उसके बाद अब इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ जो है ना वो एक रियलिटी बनने जा रही है, एक हकीकत बनने जा रही है। प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक साहब ने बच्चों की एकोग्राफी की। प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक ने बच्चों की एंजियोग्राफी भी की। आपने पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी का इंतखाब क्यों किया, क्या वजह क्या थी? देखिए, मैं हमेशा से कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता था, लेकिन जब मैंने हाउस जॉब किया तो मुझे बच्चे बहुत पसंद आए, और जब मुझे बच्चे पसंद आए तो फिर मैंने सोचा मैं बच्चों का कार्डियोलॉजिस्ट बन जाऊँ। और उसकी एक और दूसरी वजह ये भी थी कि पूरे पंजाब में उस वक्त कोई बच्चों का कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था। आप बताएंगे डॉक्टर साहब, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी बेसिकली है क्या? ये बेसिकली बच्चों में दिल की बीमारी है, तो ये माँ के पेट से स्टार्ट होती है। उसको हम फीटल कार्डियोलॉजी कहते हैं कि अगर माँ के पेट में ही बच्चे के दिल में नुक्स है तो आजकल उसकी तशखीस हम माँ के पेट में करते हैं और बहुत सारी चीज़ों का इलाज माँ के पेट में हो जाता है। पैदाइश के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो ये तमाम जो पैदाइशी दिल के नुक्स हैं, ये एक्चुअली बच्चों में जितनी भी कंजेनिटल प्रॉब्लम्स होती है सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये है। तो हर आप कह लें कि 100 में से एक बच्चा दिल की बीमारी के साथ पैदा होता है। और फिर बहुत सारी बीमारियां जो बाद में होती हैं बच्चों को, अगर खुदा न खास्ता उनका गला ख़राब हो जाए जिसको हम रोमेटिक हार्ट डिजीज़ या गैंठिए का बुखार कहते हैं, बाज़ दफ़ा बच्चों का वायरस बच्चों के हार्ट पे चला जाता है। और फिर एक बहुत अहम चीज़ है जेनेटिक और मेटाबॉलिक बीमारियाँ। बहुत सारी ऐसी जेनेटिक चीज़ें हैं जो हार्ट को इफ़ेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं या हार्ट काम करना छोड़ देता है। और आखिरी चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है वो रिदम है कि बाज़ दफ़ा बच्चों की दिल की करंट की प्रॉब्लम होती है कि दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है, बिल्कुल स्लो धड़क रहा है या एबनॉर्मल धड़क रहा है, तो वो भी बच्चों में दिल की बीमारी। रीजंस क्या हैं? ये तमाम बीमारियां बच्चों को क्यों होती हैं और इनको क्या पहले ही रोका जा सकता है पैदाइश से पहले? जो पैदाइशी नुक्स हैं ये 80% तो हादसाती तौर पे होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि अभी तक मेडिकल साइंस को नहीं पता ये क्यों होते हैं। अच्छा। लेकिन जो 20% इसके रीजंस हैं उसमें 2-3 बड़ी चीज़ें हैं। अगर माँ को शुगर है और वो कंट्रोल्ड नहीं है, अगर माँ को पहले 3 महीने में कोई वायरल इन्फेक्शन होती है और तो वो बच्चे पे इफेक्ट करती है, वो माएँ जिनकी सेहत कमज़ोर होती है और उनमें मल्टीविटामिन या और कुछ एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी होती है, या ड्रग्स की इंटेक जी वो मैं नेक्स्ट उसी पे आने लगा था। ड्रग्स इंटेक खास तौर पर जो डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, अल्कोहल है, वो हमारे कल्चर में नहीं है लेकिन वायरल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई आपकी कंसैंग्युनिटी है जिसको हम नस्ल दर नस्ल आपस में शादियाँ कहते हैं कि पेरेंट्स भी फर्स्ट कज़न थे, उनके पेरेंट्स भी फर्स्ट कज़न थे, उनके पेरेंट्स भी, तो जब ये आप नस्ल दर नस्ल शादी करते हैं तो भी बच्चों में पैदाइशी दिल के नुक्स के रिस्क जो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है।
डॉक्टर साहब, आपकी जो मेडिकल आपकी सर्विसेज हैं उनके एतराफ़ में 1998 में गवर्नर पंजाब और 2014 में सदर पाकिस्तान ने वास्ती गोल्ड मेडल से नवाजा। आप इस एक्सपीरियंस के बारे में, इस इतनी बड़ी जो आपकी अचीवमेंट है, इसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, जो 1998 में था वो बेस्ट रिसर्च पेपर पे था, जो गवर्नर पंजाब थे शाहिद साहब, उन्होंने उस वक्त दिया था। और जो 2014 में गोल्ड मेडल था, ये एक्चुअली पीडियाट्रिशियंस को मिलता है, जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ पीडियाट्रिक्स या चाइल्ड हेल्थ। अच्छा। तो वो जो मेरी सर्विसेज, चूँकि मैं पायनियर था पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में, और पहली सर्विस जो पंजाब में स्टार्ट हुई, वो अल्लाह की ज़ात ने मुझे वो मौका दिया। और फिर मैंने बहुत सारे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को ट्रेन किया। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो पूरे पाकिस्तान में कोई 30 से ज़्यादा पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिनमें से 20 से ज़्यादा मेरे ट्रेनर्स थे, जिनको मैंने ट्रेन किया। माशाल्लाह वो प्रोफेसर्स हो गए हैं, वो यूनिट्स को हेड कर रहे हैं, और वो अब ये ऑब्वियसली ये एक ऑनगोइंग फील्ड है जिसमें वो काम कर रहे हैं। लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो इलाज की सहूलियात हैं बच्चों के लिए, आप उनसे मुतमईन हैं और आप समझते हैं कि वो सहूलियात जो हैं वो बच्चों के लिए काफ़ी हैं? देखिए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल एक यूनिक इदारा है, और ये शायद आपके नॉलेज में हो कि ये 1160 बेड का दुनिया का दूसरा बड़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल 1160 बेड का दुनिया का दूसरा बड़ा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है। सिर्फ वियतनाम में इससे बड़ा एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है। और इसकी जो एक और यूनिकनेस है वो ये है कि कोई भी आप स्पेशलिटी बच्चों की सोचें तो अंडर वन रूफ वो मौजूद है। हमारी 26 क्लिनिकल स्पेशलिटीज़ हैं और 12 डायग्नोस्टिक स्पेशलिटीज़ हैं। आप ऐसे कह लें जैसे मैं बच्चों का कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो बच्चों का नेफ्रोलॉजिस्ट भी है, न्यूरोलॉजिस्ट भी है, कार्डिक सर्जन भी है, ENT स्पेशलिस्ट भी है। इसी तरीके से हम बच्चों की जितनी भी डायग्नोस्टिक और आउटडोर फैसिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम रोज़ाना 1500 से 2000 बच्चे इमरजेंसी में और 2500 से 3500 बच्चे आउटडोर में रोज़ाना देखते हैं। इस वक्त मेरे पास 1600 बच्चा अस्पताल में दाखिल है 1100 बेड्स के ऊपर। और उसकी एक वजह ये है, कई दफ़ा हमें एक बेड पे 2 बच्चे भी और रेयरली 3 बच्चे भी डालने पड़ते हैं, क्योंकि ये लास्ट कोर्ट ऑफ अपील है। पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी हमारी स्पेशलिटीज़ हैं जिनका कोई और स्पेशलिस्ट वहाँ मौजूद ही नहीं है। ठीक है। तो एक बच्चा अगर ट्रैवल करके रहीम यार खान से, कराची से, पेशावर से या कोयटा से आ गया है तो आप उसको ना नहीं करेंगे। आप उन तमाम बच्चों को दाखिल कर लेते हैं और ऑब्वियसली फिर उनको उनकी तरतीब के मुताबिक आप उनको अकामोडेट भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल आप एक रहमत समझ लें पाकिस्तान के बच्चों के लिए, और इसका क्रेडिट ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जाता है। एक बहुत अहम बात जो मैं यहाँ करना चाहता हूँ वो ये है कि, और ये भी क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जाता है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 100% फ्री ट्रीटमेंट मिलती है। कोई बच्चा अगर कैंसर के लिए आता है, कार्डिक सर्जरी के लिए आता है या किसी और चीज़ के लिए आता है, आप आते हुए आपने देखा होगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर कोई मेडिकल स्टोर नहीं है और हम किसी बच्चे को, किसी मरीज़ को पर्ची नहीं देते। तो हर किस्म की जो 100% ट्रीटमेंट है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल फ्री देता है। अब इसमें ऑब्वियसली जो मेजर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है, उसके बाद ऑब्वियसली बेशुमार फिलैंथ्रोपिक एजेंसीज भी हैं जो हमारे साथ काम करती हैं। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन है, इसी तरह से फ्रेंड्स ऑफ चिल्ड्रन है, सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, बेशुमार लोग हैं जो हमें हेल्प करते हैं। आपको शायद पता हो कि जो खाना मिलता है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में वो 100% फ्री तमाम लोगों को दोनों टाइम पे, बल्कि नाश्ता भी मिलता है। और वो भी गौहर एजाज साहब उनकी ऑर्गेनाइजेशन, पहले ये गोरमे वाले देते थे, आप गौहर एजाज साहब देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जब बच्चे को लेके आते हैं तो वालिदैन किसी भी सोशल क्लास से वो कोई पैसे तो साथ नहीं लेके आते हैं। तो आई थिंक इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो हर हॉस्पिटल में फ्री है, लेकिन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की ट्रीटमेंट यहाँ पे फ्री है। डॉक्टर साहब, आने वाले वक्त में आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल में किस किस्म के प्रोजेक्ट्स को लेकर आना चाहते हैं? देखिए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जो मेजर अल्हम्दुलिल्लाह एलिवेशन होगी वो इसका स्टेटस चेंज हो रहा है इंशाल्लाह। ऑलरेडी ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये प्रोजेक्ट अप्रूव कर लिया था। दिस इज़ गोइंग टू बी यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेस, और इसका जो बिल है वो असम्बली ने लास्ट वीक अप्रूव कर लिया था, मंजूर कर लिया था। इंशाल्लाह ये एक्ट अगले कुछ दिनों में नोटिफाई हो जाएगा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेस। तो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो है ये यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बन जाएगा, और यहाँ पे 3 मेजर कॉलेजेस बन जाएंगे। एक कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ जो कि पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन को देखेगा डॉक्टर्स की, एक कॉलेज ऑफ नर्सिंग होगा जो नर्सिस की एजुकेशन को देखेगा, और एक कॉलेज ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज जो कि एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की एजुकेशन को देखेगा। और चिल्ड्रन हॉस्पिटल विल बिकम नॉट ओनली के ये क्लिनिकल सेंटर बहुत बड़ा बन जाएगा, ये दुनिया की नज़र में एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर बन जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट ही ये होता है कि आपने रिसर्च के प्रपोजल्स को आगे लेके जाना है, और उसके प्रपोजल में हमारा एक रिसर्च सेंटर भी शामिल है। डॉक्टर साहब, आप कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर हैं। आप हमें ये बताइए कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को इस
बीमारी से महफूज रख सकते हैं, किस तरह से अपने बच्चों को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ये क्या हमारे बच्चों को इफ़ेक्ट करता है, हमारे बच्चे इस बीमारी से किस हद तक, किस शिद्दत तक मुतासर होते हैं? देखिए, दो चीज़ें, एक तो मैं कोई स्केयर क्रिएट नहीं करना चाहता, क्योंकि बच्चों को अल्लाह ताला की ज़ात ने कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी नेचुरल इम्यूनिटी दी है, और बच्चों को ये कोविड उस तरीके से अफेक्ट नहीं करता जिस तरह बड़ों को। क्या वजह क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब ये कोविड का जर्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, और जो वो ख़ास किस्म का आप कह लें कि जिस चीज़ के साथ इसने जाके अटैच होना होता है, वो एंजाइम की बच्चों में भी डेवलपमेंट ही नहीं हुई होती, तो ये उसकी ज़ात का एक ख़ास बच्चों पे करम है। क्या? लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे अफेक्ट नहीं होते, बच्चे अफेक्ट होते हैं। अच्छा। लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि चिल्ड्रंस हॉस्पिटल वाहिद कोरोना डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल था, और हमने जब से कोरोना आया है अभी तक हमने कोई 250 से 300 बच्चे दाखिल किए। उसके मुकाबले में अगर आप बड़ों को देखेंगे तो वो तो लाखों में तादाद बहुत ज़्यादा। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर उन बच्चों में किस चीज़ की कमी थी जिसकी वजह से उन्हें कोरोना जो है वो असर कर गया? जी, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो बच्चे जिनको खुदा न खास्ता दिल की बीमारी थी, जिनको जिगर की बीमारी थी, जिनका गुर्दे फेल हो चुके थे, जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा था, जो स्टीरॉइड्स में बच्चे थे, या किसी और वजह से उनकी सर्जरी होनी थी, उन बच्चों को इसने ज़्यादा हिट किया कोरोना ने, और उसमें डेथ्स भी हुई हैं हमारे पास बच्चों की। एक जो दूसरी बीमारी हमने बच्चों में देखी वो ये थी कि बच्चे इससे रिकवर तो बड़ी आसानी से कर जाते हैं, लेकिन 5 से 15 साल के दरमियान कुछ बच्चों में, और वो 1000 में से एक बच्चे को होता है, कि उसके 2 से 4 हफ्ते के बाद उन बच्चों को अचानक बुखार आना शुरू होता है, उनकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं, होंठ सुर्ख हो जाते हैं, जिस्म पे रैश आ जाती है, और उनके हार्ट पे असर होता है इसका। इसको हम कावासाकी लाइक सिंड्रोम या मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन कहते हैं। फॉर्चुनेटली, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि इसकी तादाद बहुत थोड़ी है। हमने टोटल अभी तक जब से कोविड आया है हमने 45 बच्चे ये देखे हैं अपने पास, लेकिन उनमें से 2 बच्चों का इंतकाल भी हुआ है, क्योंकि उनका बाज़ दफ़ा डायग्नोसिस डिले हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। लेकिन अगर ये तशखीस हो जाए तो ये तमाम बच्चे रिकवर कर जाते हैं, और मुकम्मल रिकवर कर जाते हैं खुशकिस्मती से। तो हाँ, बच्चों में असर ज़रूर होता है कोविड का, लेकिन नॉर्मल बच्चे जो बिल्कुल सेहतमंद बच्चे हैं उनमें कोरोना उस तरीके से अफेक्ट नहीं करता। लेकिन बच्चों को कोरोना से बचाना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों ने घर जाना है, घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो बच्चा जो वायरस लेके आएगा वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दे सकता है। तो बच्चों का स्प्रेड जो है वो उसको कंट्रोल करना लाजम है। सर बताइएगा, एंजियोग्राफी क्या होती है, किस लिए की जाती है? देखिए, एंजियोग्राफी बेसिकली ऐसे ही समझ लें जैसे बड़ों की एंजियोग्राफी होती है। तो आप करते क्या है कि वो कुछ ऐसी, बच्चों में थोड़ा सा फ़र्क इस वजह से होता है कि बच्चों में हम एंजियोग्राफी 2 वजह से करते हैं, एक तशखीस के लिए करते हैं और एक इलाज के तौर पर करते हैं। आप तो ये जान के खुशी होगी कि 20% से ज़्यादा बच्चों के जो दिल के सुराख हैं या उनके दिल के जो वाल्व तंग होते हैं वो हम ऑपरेशन नहीं करते, वो हम एंजियोग्राफी के ज़रिए खोलते हैं या एंजियोग्राफी के ज़रिए बंद करते हैं। तो बड़ों में तो आमतौर पर आप बाजू से भी एंजियोग्राफी कर लेते हैं, बच्चों में हम टांग से ही करते हैं। तो जो टांग के ऊपर आपकी मेन शरेयान होती है उसके ज़रिए आप तार और कैथेटर के ज़रिए बच्चे के हार्ट में जाते हैं, और उसी तरीके से जैसे आप बड़ों में करते हैं एक स्पेशल डाई के साथ आप उसका पूरे का पूरा हार्ट देख लेते हैं, जहाँ पे डिफेक्ट है या वाल तंग है या सुराख है उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उसी प्रोसीजर के ज़रिए आप बैलून के साथ या तो उस वाल को खोल देते हैं, स्टेंट के साथ शरेयान को खोल देते हैं, और एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसके साथ बच्चों के आप सुराख बंद करते हैं। सिर्फ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पिछले साल हमने, और ये हमारी एवरेज जो है वो 600 से 700 बच्चों की है। अच्छा। हर साल हम 600 से 700 बच्चों की एंजियोग्राफी के ज़रिए या तशखीस करते हैं या इलाज करते हैं। एकोकार्डियोग्राफी, डॉक्टर साहब, ये क्या चीज़ है और इसमें किस तरीके से इलाज किया जाता है, ज़रूरत क्यों पेश आती है इसकी? देखिए, एकोकार्डियोग्राफी बेसिकली तशखीस के लिए इस्तेमाल होती है, और बच्चों में चूँकि जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वो हार्ट के स्ट्रक्चर या फंक्शन से रिलेटेड होती हैं, तो उसकी तशखीस ही एको पे होती है या कन्फर्मेशन ही एको पे होती है। तो हर वो बच्चा जिसको कि हम हार्ट डिजीज़ सस्पेक्ट करते हैं उसका एको लाजम है। तो एको बेसिकली अल्ट्रासाउंड की एक सुपीरियर फॉर्म है जिसमें हम बच्चे के दिल को बहुत तफसील से देख लेते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, लेकिन इसके इमेजेस अल्ट्रासाउंड से बहुत सुपीरियर होते हैं। तो आप हार्ट को क्लियरली देख लेते हैं कि कोई सुराख है, कोई वाल ख़राब है, दिल पूरा नहीं बना, शरियानें उल्टी तो नहीं है, हार्ट के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई हार्ट के इर्द गिर्द पानी तो नहीं जमा हो गया। लेकिन एको को आजकल हम और भी 2 रीज़न से इस्तेमाल करते हैं। एक जिसको हम फीटल एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं कि माँ के पेट में 18 हफ्ते पे हम माँ के पेट में ही एको करके देख लेते हैं कि बच्चे में कोई दिल का नुक्स तो नहीं है। ठीक है। और दूसरी एकोकार्डियोग्राफी को हम यूज़ करते हैं प्रोसीजर में, सर्जरी में भी इस्तेमाल करते हैं और एंजियोप्लास्टी में भी इस्तेमाल करते हैं, कि जब मैं अगर सुराख बंद कर रहा हूँ एंजियोग्राफी से तो साथ उसका एको हो रहा होता है, और जो एको ऑपरेटर है वो मुझे बताता है कि आपका डिवाइस बिल्कुल सही फिट हो गया है,
आपको कोई प्रॉब्लम। इसी तरह सर्जन जब ऑपरेट कर लेता है तो वो आपको थिएटर में बुलाता है कि जी आप एको करके पहले मुझे बताएं, फिर मैं इसको बाईपास से ऑफ करूँ। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन, डॉक्टर साहब इसके बारे में हमें बताइए, ये क्या है? देखिए, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन एक सेक्शन 42 के तहत रजिस्टर्ड चैरिटी है। फरहान अहमद साहब इसके आप रूए रवां कह लें या CEO कह लें। फरहान अहमद साहब की बेटी थी जिसको हार्ट प्रॉब्लम थी और मैं ही उसको देख रहा था। उसकी बाद में सर्जरी हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी बेटी सर्जरी से तो बेहतर हो गई थी लेकिन सब्सिक्वेंटली सर्वाइव नहीं की। तो फरहान साहब मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब मैं इस एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि और बच्चे इस एक्सपीरियंस से या और वालदैन इस एक्सपीरियंस, तो मैं इन बच्चों के लिए जिनको दिल की बीमारी है कुछ करना चाहता हूँ। और उस दिन से फिर फरहान साहब ने अपनी ज़िंदगी आप कह लें इसके लिए वक्फ कर दी। तो आप सोचें कि उन्होंने ये पहले चैरिटी बनाई, उसके बाद उन्होंने फिर इन बच्चों के फ्री ऑपरेशन करवाने शुरू किए। अब तक वो 2500 से ज़्यादा बच्चों के फ्री ऑपरेशंस करवा चुके हैं। फिर उन्होंने सोचा कि हमने इसका हॉस्पिटल बनाना है, तो हमने फिर ये कॉन्सेप्ट कंसीव किया इकट्ठे, जिसको हम पाकिस्तान दिस विल बी द फर्स्ट चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। तो ऑलरेडी जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने उनको जगह दे दी है, उसका नक्शा भी अप्रूव हो गया है और वो बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी ए 150 बेडेड हॉस्पिटल ओनली फॉर चिल्ड्रन विद हार्ट प्रॉब्लम्स। तो वो उस पर पूरे का पूरा एक स्टेट ऑफ आर्ट इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं जिसमें इन बच्चों का इलाज मुमकिन हो सके। और ये स्टेज 1 है। फरहान साहब चूँकि रिलेटिवली यंग है, हमारी ज़िंदगी में तो पता नहीं हो सकेगा या नहीं, बट ही इंटेंड्स कि वो इसी तरह के हॉस्पिटल्स कल को कराची में, पेशावर में, कोयटा में, पूरे प्रोविंसेस में या पूरे पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं, ताकि कोई भी ऐसा बच्चा जिसको दिल की बीमारी है तो वो इस वजह से इस दुनिया से ना जाए कि उसका इलाज नहीं हो सके। डॉक्टर साहब, आप किस तरह के दोस्त बनाना पसंद करते हैं? देखिए, दोस्त तो मेरा ख्याल है बनाते नहीं, आप बन जाते हैं। और देखिए, एक तो वो आपके दोस्त होते हैं जो आपके स्कूल कॉलेज के ज़माने के, मेरे ख्याल में वो बेस्ट दोस्त होते हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। दूसरे वो दोस्त हैं जो हमारे MBBS के ज़माने में बने, जैसे हम आज जा रहे हैं डॉक्टर मंसूर के पास, तो वो हम फर्स्ट ईयर MBBS 81 से हम दोस्त हैं। तो इससे आप सोच लें कितने साल का साथ, 40 साल का साथ बनता है। और फिर वो दोस्त या कोलीग्स आपके होते हैं जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में बनते हैं। उसमें थोड़ा सा मेरी रिजर्वेशन है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो आपके कोलीग्स होते हैं, आपके दोस्त नहीं होते। चिल्ड्रन हॉस्पिटल से हम डॉक्टर साहब के देरीना दोस्त डॉक्टर मंसूर उल हक के घर पहुंचे। डॉक्टर साहब, बताइए कि मतलब आप दोनों कब से एक दूसरे के साथ हैं और किस तरह से आप एक दूसरे को मिले थे? जी, हम लोग 1981 में एक दूसरे को फर्स्ट टाइम मिले थे और ये वो टाइम था जब हम दोनों किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आए थे। अच्छा। और ऑब्वियसली हम दोनों आउट ऑफ लाहौर से थे। मसूद जो थे ये मीरपुर से आए थे और मैं जो हूँ शेखुपुरा से आया था। तो हॉस्टल में हम लोग इकट्ठे थे और हॉस्टल की जो लाइफ होती है वो सुबह शाम रात दिन खाना पीना उठना बैठना सब इकट्ठे होता है। और उसके बाद जब आप हॉस्टल में रहते हैं तो फिर वहाँ पे भी आपके कुछ क्लोज सर्कल फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो हम लोग बड़े क्लोज सर्कल में थ्रू आउट 5 इयर्स रहे। अच्छा। और 5 इयर्स ऑफ द स्टडीज़ और उसके बाद भी थ्रू आउट द लाइफ हम लोग बड़े क्लोजली एक दूसरे से इन टच रहे थे। कोई वाक़या याद है आपको, कुछ ऐसी हैपनिंग जो डॉक्टर साहब के साथ, आपके साथ, बाकी दोस्तों के साथ कहीं कुछ ऐसा हुआ हो, हमेशा याद रह गया हो? जी, वाक़यात तो बेशुमार हैं। वो 5 साल तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन साल थे और उठते बैठते ऐसे वाक़यात हैं। जब हम लोग कभी इकट्ठे बैठें तो उन वाक़यात को जब याद करते हैं तो ना रुकने वाले कहके होते हैं हमारे और बहुत हम रियली एंजॉय करते हैं। बैक बेंचर्स थे क्या आप क्लास में? नहीं, हम लोग बैक बेंचर्स थे। क्या होता था? बस पता नहीं होता था कि प्रोफेसर क्या पढ़ा रहे हैं, बस हम लोग आपस में बातचीत कर रहे होते थे या एक दूसरे से इशारे में, लेकिन कभी कभी तवज्जो भी दे रहे होते थे। कई के अंदर जो प्रोफेसर्स की एक्सपेक्टेशंस थी अपने स्टूडेंट्स से वो बड़ी हाई होती थी। वो तो बात हो गई जब आप एक दूसरे के साथ बेस्ट फ्रेंड्स थे, पढ़ते थे, एग्ज़ाम्स भी हुए, पास आउट कर लिया। बाद में जब प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो गए, शादियां हो गई,
अपने अपने प्रोफेशन में बिजी हो गए, तब जिंदगी किस तरह से आगे बढ़ी? कैसे आप दोनों मिलते थे, कैसे आप दोनों मिले और अभी तक यहाँ इस दोस्ती के इस स्टेप तक आप पहुँचे? देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑब्वियसली जब आप पढ़ाई ख़त्म करते हैं, अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करते हैं, उसके बाद के कुछ साल ऐसे होते हैं जिसमें हर प्रोफेशनल आदमी अपने आप को हायर एजुकेशन के हवाले से या अपने आप को एक डिफरेंट स्ट्रगल में पाता है और अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपना एक रास्ता सेलेक्ट करने के लिए वो उसमें सरगर्म होता है। लाइक मसूद सादिक को मैं ये कहूँगा कि बहुत ही इंटेलिजेंटली इन्होंने उस ज़माने में एक फील्ड सेलेक्ट किया अपने लिए, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी का, जिसका पाकिस्तान में कोई कंसल्टेंट उस वक्त नहीं था। ये फिर इंग्लैंड गए, वहाँ से एजुकेशन लेके आए, ट्रेनिंग लेके आए, आज माशाल्लाह एक हाईएस्ट एस्टीम्ड पोजीशन पे बैठे हैं अपने फील्ड की। लेकिन इस सारे अरसे में मैं अपने तौर पे एक शुरू के कुछ साल स्ट्रगल में गुजरे, लेकिन जो ही हम लोग दोबारा एक दूसरे से, ये जब स्पेशली इंग्लैंड से वापस आए तो फिर हम लोग दोबारा एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू हो गया। और इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि हमारी फैमिलीज़ एक दूसरे को जानती हैं, टाइम एंड अगेन हम लोग डिनर्स पे एक दूसरे के साथ मिलते हैं। बल्कि हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज़, मसलन हम लोग जब दुबई में रहे तो मसूद की फैमिली का एक सेक्शन, इनकी सिस्टर दुबई में होती हैं, वो बहुत क्लोज़ हमारे फैमिली फ्रेंड्स में से थे। मेरी वाइफ की उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। और जो ब्रदर इन लॉ हैं इनके, डॉक्टर शाहिद, ही इज़ ए पीडियाट्रिशियन, बहुत ही थॉरो एंड नाइस जेंटलमैन, उनसे भी हमारी बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंडशिप है। डॉक्टर साहब, आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2010 में तमगा इम्तियाज़ से नवाजा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक बहुत बड़े ऑनर की बात है। अपना ये एक्सपीरियंस और अपने एहसास इस हवाले से हमारे साथ शेयर कीजिए। ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि ये ऑनर की बात होती है, इसको कहते हैं मेडल ऑफ एक्सीलेंस है। तो मेडिसिन की फील्ड में अगर आपने किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सीलेंस अचीव की है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको कंसिडर करती है जी। तो शुक्र है अल्लाह की ज़ात का। मैं इसमें मैक्सिमम जो आप कह लें कि उस वक्त मेरे वालिद हयात थे जिस वक्त ये मेरी नॉमिनेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने की, तो मुझे सिर्फ एक ही दुख है कि उनकी ज़िंदगी में मुझे ये ना मिला, क्योंकि नॉमिनेशन का प्रोसेस ऐसे होता है कि पहले आपका डिपार्टमेंट करता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करती है, फिर फेडरल गवर्नमेंट करती है, फिर अगले साल आपको वो मिलता है, मेडल मिलता है। तो उस वक्त तक वो दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनको जितनी इसकी खुशी थी और जितना उनको इस चीज़ की थी वो मुझे हमेशा याद रहती है। तो इट्स ऑब्वियसली एन ऑनर फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, और मैं अल्लाह की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो काम है। डॉक्टर साहब, आज आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दोस्तों ने बहुत कुछ सीखा। जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगी। मैं हमेशा अपने मेहमान से आखिरी सवाल जो पूछती हूँ वो उनकी ज़ात के हवाले से पूछती हूँ, उनकी ख्वाहिश के हवाले से पूछती हूँ। कोई ऐसी ख्वाहिश दिल में जो बाकी रह गई हो और किसी ऐसी चीज़ की हसरत जो ना मिली हो, कोई ऐसा ख्वाब हो जो पूरा ना हुआ हो और पूरा करना चाहते हो। अगर आप मुझसे पर्सनल लाइफ में पूछेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आई फील कि मैं अन अकम्पलिश्ड पर्सन। अल्लाह की ज़ात ने औलाद भी दी, लाइक भी हुए बच्चे, प्रोफेशनली भी एक्सेल किया। और एक आखिरी कह लें कि एक मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाने में कामयाब हो जाऊं। उसमें भी अल्लाह की ज़ात ने, मैं जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस स्टेज पे भी पहुंच गए हैं जहां पे इंशाअल्लाह, चूँकि इसको असेंबली ने पास कर दिया, तो ये अल्लाह की ज़ात का करम होगा और इंशाअल्लाह चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एक यूनिवर्सिटी बन जाएगा। लंच अपने दोस्त डॉक्टर मंसूरुल हक साहब के साथ किया। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। इट वाज अ प्लेजर। सेम हियर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, हमारा आज का दिन इख्तिताम को पहुंचा। बहुत ही अमेजिंग दिन था, बहुत ही मज़ा आया। यकीनन आप तमाम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमारा अगला शो ज़रूर देखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।